चलो बच्चों, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से आप सभी बच्चों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। ठीक है, और उम्मीद है आप सारे बच्चे हमारे अच्छे होंगे। और हम लोग बच्चे टॉपिक पर सीधा आते हैं। तो हम लोग बजट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि बजट को आज फिनिश कर लिया जाए ताकि जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो सके बच्चों, इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, और इन्फ्लेशन के साथ बच्चे मैं मार्केट को भी करा दूंगा, और इस इन्फ्लेशन के बाद ही मार्केट के साथ साथ बच्चे बैंकिंग टर्म्स को भी मैं आपको बता दूंगा। तो आपके जो बच्चे एसएससी के एग्जाम होने वाले हैं उसके लगभग आपके क्वेश्चन क्या हो जाए। और बच्चे इकोनॉमिक्स से संबंधित जितने भी एग्जाम है, जैसे एसआई भी हो गया, तो उसमें अगर एक दो क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आते हैं तो फिर यही छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं बच्चे। बजट से आ जाता है, कभी माइक्रो इकोनॉमिक्स, कभी माइक्रो इकोनॉमिक्स आ जाता है, बैंकिंग के क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आपके क्या हो जाएंगे, उम्मीद बच्चे सही हो जाएंगे। चलो, हम लोग बच्चे डेफिसिट, टाइप ऑफ डेफिसिट पढ़ रहे थे कि घाटे के प्रकार के बारे में हमें जानकारी मिल रही थी बच्चे, और हम जानकारी दे भी रहे थे। ठीक है, तो जो मैंने आपको टॉपिक करा दिया वो माइक्रो हो चुका है बच्चे, और बजट में सिर्फ आपका यही बचा हुआ है डेफिसिट। टाइप ऑफ डेफिसिट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे बच्चे कि घाटा कितने प्रकार का होता है। और मैंने कल बजट के बारे में भी बता दिया था, एक बैलेंस बजट होता है, एक सरप्लस बजट होता है, और एक डेफिसिट बजट होता है। भारत में कौन सा बजट आता है सर, घाटे का बजट आता है। 2 मिनट रिवीजन कर लिया जाए। मैंने कहा था कि बच्चे एक अधिशेष का बजट और एक संतुलित बजट और एक घाटे का बजट। भारत में कौन सा आता है, घाटे का बजट आता है। घाटा कैसे, क्योंकि घाटे का बजट हम इसलिए लाते हैं बच्चे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा, यानी लालच होता है मैक्सिमम डेवलपमेंट की बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या मिल सके, डेवलपमेंट मिल सके। अब इसके लिए तो हमें रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आय जो है वो बहुत कम है, उसकी अपेक्षा डेवलपमेंट की जो सोच है हमारी वो बड़ी पॉजिटिव है यार। क्लियर। तो जो घाटे का हम बजट बनाते, मैंने कहा था ना बजट के 3 सिचुएशन बच्चे होते हैं। एक होता है कि जब पिछले प्रीवियस ईयर का पूरा एग्जैक्ट डाटा रखना, प्रेजेंट ईयर का, करंट ईयर का डाटा रखना, और एक अग्रिम आने वाले कल में हमें क्या करना है, यानी फ्यूचर प्लान। तो जो फ्यूचर प्लान होता है सर, उस फ्यूचर प्लान में हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट के बच्चे क्या रखते हैं, लक्ष्य रखते हैं। तो भाई अगर 1 करोड़ आय है और हमने 1.5 करोड़ का लक्ष्य रखा, तो हम 1 करोड़ जो हमारे पास इनकम है, पूंजी है, उससे हम काम करते रहेंगे। और जो 50 लाख रुपए का, मैंने प्रीवियस वीडियो में सब कुछ बता दिया, जो 50 लाख रुपए का हम रिस्क लेते हैं वो हम कहीं से कहीं ना बच्चे मैनेज कर लेंगे। अब मैनेज करना है तो फाइनेंशियल बच्चे, मैंने बैलेंसिंग में बता दिया था आप लोगों को कि भारत सरकार फिर क्या करती है, जो घाटा रहता है उसको मैनेज करने के लिए लोन ले सकती है किसी से। ये पहली बच्चे सिस्टम हो गया, या कह सकते हो कि पहला बच्चे निर्णय हुआ कि यार किसी से उधार ले लिया जाए, और उधार के बाद जब कमा लेंगे तो विद इंटरेस्ट उसका उधार चुकता कर देंगे। ये भी अच्छी फैसिलिटी थी। मैंने कहा था डिसइन्वेस्टमेंट, बेटा आप किसी सरकारी, या सरकार अपनी सरकारी बिल्डिंग को बेच देगा, और बेचेगा तो कुछ कैपिटल आ जाएगी, तो इसमें तो सरकार को इंटरेस्ट भी नहीं देना है। या बच्चे प्रत्यक्ष नहीं बेटा, अप्रत्यक्ष करों को बढ़ा दिया जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस हमसे आपसे ले लिया जाएगा। 1 रुपया बढ़ा दिए तो बच्चे करोड़ों रुपए बच्चे क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा, इतना मैंने कहा। लेकिन सर मैंने कहा था एक ऐसा निर्णय जहां सरकार को लोन भी ना मिले, और बच्चे वो अपनी बिल्डिंग को भी, सरकारी बच्चे बिल्डिंग को भी ना बेचें, और या वो बच्चे अप्रत्यक्ष कर को ना बढ़ाएं, तो आरबीआई से न्यू करेंसी प्रिंटिंग करा सकते हैं। लेकिन न्यू करेंसी प्रिंटिंग जो होगी, मैंने कहा था ये बाजार में तरलता को, लिक्विडिटी को बढ़ा देगा, मनी के फ्लो को बढ़ा देगा, तो महंगाई उत्पन्न हो जाएगी बच्चे। इसीलिए ये निर्णय सरकार का क्या होगा, हार्मफुल हो जाएगा, नुकसानदेह हो जाएगा। फिर मैंने कहा था डेफिसिट, 2 टाइप्स ऑफ डेफिसिट के बारे में बताना था बच्चे। तो पहला जो टाइप ऑफ डेफिसिट होता है, तो ध्यान से देखिएगा बच्चे, टाइप ऑफ डेफिसिट, घाटे का प्रकार, घाटे का प्रकार। अब पहला होगा बच्चे टोटल डेफिसिट, कुल घाटा।
अब ध्यान से देखो बच्चे, अब डायरेक्ट ये वीडियो देखोगे तो भाई समझ में नहीं आएगा। अब बच्चे मैंने आपको जब बजट शुरू किया तो मैंने सरकार के टोटल इनकम के बारे में बताया, और इनकम में भी मैंने राजस्व इनकम को अलग बताया था और कैपिटल इनकम को अलग बताया था। फिर मैंने एक्सपेंडिचर भी बताया था कि टोटल एक्सपेंडिचर बच्चे में एक होता है राजस्व एक्सपेंडिचर जहां से सरकार को लाभ नहीं होता है, एक पूंजी कैप होता है जहां से बच्चे वो एसेट्स को बढ़ाते वहां से लाभ होता है। तो ये सब प्रीवियस वीडियो में देखिए, हम बार बार वो चीज नहीं बताएंगे। तो जो टोटल डेफिसिट होगा बच्चे, इसमें टोटल एक्सपेंडिचर होगा, टोटल एक्सपेंडिचर होगा बच्चे, यानी कुल खर्च माइनस टोटल इनकम, टोटल इनकम यानी कि कुल आय। अब आय भाई दो प्रकार से होता है, एक तो रेवेन्यू होता है, एक कैपिटल होता है, यानी एक राजस्व होता है और एक पूंजी होती थी बच्चे, मैंने सब बता दिया है। यहां पर भी बच्चे रेवेन्यू को भी काउंट किया जाएगा और कैपिटल को, यानी टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर। अब ध्यान से देखना, खर्चा है 1.5 करोड़ रुपए, कितने हैं, और आपकी आय सिर्फ 1 करोड़ रुपए है। तो बताओ यहां पर घाटा कितने लाख रुपए का लग रहा है, 50, और यही 50 लाख आपका कुल क्या हो गया, घाटा हो गया, टोटल डेफिसिट हो गया। बच्चे ध्यान से देख लो, बताओ इतनी बात समझ में आई। टाइप्स ऑफ डेफिसिट में पहला होता है टोटल डेफिसिट, कुल घाटा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम इक्वल टू बराबर बच्चे टोटल डेफिसिट। बच्चे यहां पर टोटल जो खर्चा है या कुल खर्च जो है वो आपका है 1.5 करोड़ रुपए, और आपका बच्चे कुल आय मात्र 1 करोड़ रुपए है। तो घाटा कितने लाख का लग गया भाई, जल्दी से बोलो। और मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि जब घाटे का बजट इंडिया में बनाया जाता है तो वहां लक्ष्य रखा जाता है हमें ज्यादा से ज्यादा विकास प्राप्त करना है, ताकि हम विकासशील देशों से उठकर बच्चे विकसित देशों में शामिल हो जाएं। इसलिए हम वहां पर रिस्क लेते हैं और घाटे का बजट बनाते। अमेरिका का बजट क्योंकि वो विकसित है तो बैलेंस बजट बनाता है, 1 करोड़ कमाता है 1 करोड़ खर्च कर देता है। लेकिन आप विकसित देश जो होते हैं वो सरप्लस बजट बनाते हैं, उनके पास जितना आय होता है उसकी अपेक्षा वो खर्च बहुत कम करते हैं। मैंने आपको बताया था कि बैंक जो है वो बच्चे गरीबों को लोन नहीं देता, बैंक अमीरों को लोन इसलिए देता है ताकि उनको रीपेमेंट की सिक्योरिटी मिल सके, और गरीब आदमी के पास रीपेमेंट की कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। तो आप विकसित वाले ये जानते हैं कि हम अगर किसी से पैसा उधार मांगेंगे तो डन है सर, हमको कोई पैसा उधार नहीं देगा, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं है जिससे मैं उनको क्या दिला सकूं, विश्वास दिला सकूं कि भाई मैं रीपेमेंट आपका कर दूंगा। मैंने कहा था बैंक हमारा चचा मामा थोड़ी ना है बेटा कि हम पहुंचे भैया भैया बैंक वाले भैया पैसा दे दो, दे दिया, लेकिन नीरव मोदी पहुंच जाए तो उसे पैसा मिल जाता है। बच्चे ये मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर करा दिया था। तो पहला जो प्रकार हुआ वो टोटल डेफिसिट का हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर, जिसमें राजस्व भी है, कैपिटल भी है, टोटल एक्सपेंडिचर भी है। बच्चे क्लियर हो जाएगा, जो माइनस हुआ वही हमारा घाटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला हो गया बच्चे। एक तो ये होगा जिसमें कुल शामिल कर लिया गया। दूसरा जो होगा बच्चे वो आपका होगा फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट। ये होगा बच्चे राजकोषीय घाटा। अब भाई घाटा कोई भी हो तो खर्च तो कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इसमें जो होगा बच्चे, इसमें क्या होगा, टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल का मतलब है यहां पर राजस्व को भी जोड़ा गया और कैपिटल को भी जोड़ा गया, यानी कि बच्चे कुल खर्च। अब कुल खर्च है, कुछ ना कुछ तो माइनस होगा ही होगा। तो माइनस बच्चे जो होगी यहां, अब देखो सर
टोटल डेफिसिट में मैंने कुल इनकम रखा था, यहां पर मैंने टोटल इनकम ना करके सिर्फ और सिर्फ क्या रखा, आय रखा बच्चे, इनकम रख दिया। अब यहां पर रेवेन्यू और बच्चे कैपिटल नहीं होगा, यानी हम कह सकते हैं बच्चे कि जो यहां पर लिख दो एक पॉइंट, जो बाहर से हमने, अब इनकम वाली वीडियो में देखना, इनकम दो प्रकार से होता था। एक तो हम अपनी सरकारी बिल्डिंग बेचकर इनकम कमाते थे, या तो हम लोन लेते थे, ब्रोइंग ऑफ लोन। मैंने वहां पर बताया था कि जब लोन भी लोगे तो फाइनेंशियल लायबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी। तो यहां पर हम सिर्फ इनकम करते हैं, हमें कौन सा फिजिकल डेफिसिट निकालना होता है जब राजकोषीय घाटा, तो बाहर से लिया गया लोन, बाहर से लिया गया लोन इसमें शामिल नहीं किया जाता, इसमें शामिल नहीं किया जाता, शामिल नहीं किया जाता है। यानी ब्रोइंग ऑफ लोन जो है उसको बच्चे हम यहां पर शामिल नहीं करते हैं। और जब शामिल नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल लेते हैं सर, समझ लीजिएगा यहां से, जैसे सरकार की टोटल जो इनकम थी, टोटल इनकम जो बच्चे थी वो 10 करोड़ रुपए थी। 10 करोड़ रुपए में सरकार ने 9 करोड़ कमाए और 1 करोड़ की जो इनकम की वो बाहरी बच्चे पूंजी थी। क्या थी बेटा? बाहरी पूंजी थी। और ये विदेशों से हमने कैपिटल बनाई किसके रूप में? लोन रूप में, यानी बाहर से लिया गया लोन हो गया। तो 9 करोड़ ये हमारी थी टोटल इनकम, और बाहर से हमने कितने लिए? 1 करोड़ लिए। टोटल आय कितनी हो गई? 10 करोड़। अब जो मैंने पहला डेफिसिट टाइप बताया था कि टोटल डेफिसिट बराबर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम, तो ये टोटल इनकम में काउंट होगा बेटा। बट यहां पर जो दूसरा सेकंड टाइप कहता है फिजिकल डेफिसिट हमें निकालना है, राजकोषीय घाटा निकालना है, तो टोटल एक्सपेंडिचर तो हो गया, ठीक है, क्योंकि बच्चे जो ब्रोइंग ऑफ लोन्स है हमारा, उसका हमें इंटरेस्ट तो चुकाना ही होगा। तो जब इंटरेस्ट चुकाएंगे तो वो हमारी इनकम से ही तो खर्च होगा। तो इनकम टोटल तो यहाँ 10 की है, बाहर से 1 करोड़, तो इस 1 करोड़ को हम राजकोषीय घाटा में काउंट नहीं करते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ काउंट करेंगे कितने करोड़ को? 9। लेकिन अगर टोटल डेफिसिट की बात करेगा तो आप टोटल कितना रख दोगे उठाकर? 10 करोड़ रख दोगे, ठीक है सर। बस यही एक माइनर सा डिफरेंस होता है कि यहां पर राजकोषीय घाटा में हम सिर्फ इनकम को शो करते हैं, ब्रोइंग ऑफ लोन्स को यहां पर काउंट नहीं करते, ब्रोइंग ऑफ लोन को यहां पर काउंट नहीं करते बच्चे। अब बताओ, इतनी चीज तो मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। डेफिसिट टाइप 3 प्रकार का होता है, जिसमें मैंने 2 टाइप्स आपको बताया। पहले बताया टोटल डेफिसिट, और टोटल डेफिसिट में मैंने कहा कि जितना भी राजस्व प्लस पूंजी का खर्चा है और माइनस जितना राजस्व प्लस पूंजी का आय है, दोनों को माइनस कर देंगे तो बच्चे टोटल डेफिसिट निकल आएगा। और फिजिकल डेफिसिट राजकोषीय घाटा में कुल खर्च माइनस सिर्फ आय, और आय में जो बाहर से लिया गया पैसा है, ब्रोइंग ऑफ लोन है, उसको हम इसमें काउंट नहीं करेंगे, इसमें हम काउंट नहीं करेंगे। टोटल मैंने एग्जांपल भी दे दिया भैया आप लोगों को, ठीक है। अगला है तीसरा, प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। तीसरा जो हमारा होगा बच्चे वो होगा प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। जो हमारा तीसरा होता है वो होता है बच्चे प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा। ये तीसरा टाइप है, प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट बच्चे। अब प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा बच्चे? फिजिकल डेफिसिट, यानी कि राजकोषीय घाटा। और राजकोषीय घाटा मैंने आपको बताया था टोटल एक्सपेंडिचर में, ठीक है। आय को क्या कर देंगे? घटा देंगे। आय में ब्रोइंग ऑफ लोन को शामिल नहीं करते थे, तो वहां जितना फिजिकल डेफिसिट निकला, अब फिजिकल डेफिसिट है, अब फिजिकल डेफिसिट में से बच्चे हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट पे, इंटरेस्ट पे। भाई मैंने आपको कहा था जो ब्रोइंग ऑफ लोन है उसका इंटरेस्ट तो आप चुकाओगे ना, इंटरेस्ट पे,
ब्याज खर्च, इंटरेस्ट पे। फिर हो जाएगा बच्चे ब्याज देना कर लो, ब्याज देना कर दो। यहां पर लिख दो, ना समझ में आ रहा हो, पिछले वर्ष में, पिछले वर्ष जो दिया गया। भाई हमने उधार लिया था, फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनना, आज मैंने 1 रुपये उधार ले लिया और आपको इंटरेस्ट देना है 1 साल का। भाई आज उधार लिया हमने तो इंटरेस्ट प्रति ईयर चलता है बच्चे, कि जैसे गाड़ी का लोन ले लो भैया तो 1 महीने में इंटरेस्ट नहीं लगता, पूरे ईयर का इंटरेस्ट होता है। उसे हम बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे पेमेंट में बांट देते हैं। ठीक है बच्चे, यानी कि पर मंथ हम आपसे बच्चे मूलधन प्लस ब्याज के हिसाब से किस्त बांध देते हैं बच्चे, और आप लोग किस्त वाइज जमा करते रहते हो। तो हमें बच्चे राजकोषीय घाटा में से जो हमने बाहर से लोन लिया, जो बाहर के पैसे थे, इंटरेस्ट दे दिया, और पिछले वर्ष का ही तो डाटा देंगे कि पिछले वर्ष हमने 1 करोड़ रुपए लिया था और 1 करोड़ का बच्चे 1 लाख रुपए इंटरेस्ट बना, तो हमने उस इंटरेस्ट को पूरा का पूरा क्या कर दिया, चुका दिया। तो जब ये दोनों चीजें ये घट जाएगा इसमें, तो हमारा निकल आएगा क्या, प्राथमिक घाटा। बेटा क्या निकलेगा, प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट निकल आएगी बच्चे। ठीक है, प्राइमरी डेफिसिट। अब डेफिसिट के 3 टाइप्स होते हैं, मैंने बता दिया बच्चे। भारत में घाटे का बजट आता है, ठीक है, पहला मैंने टोटल डेफिसिट बताया, दूसरा हमने फिस्कल डेफिसिट बताया, और तीसरा हमने प्राइमरी डेफिसिट बता दिया। टाइप्स ऑफ डेफिसिट भी आपका फिनिश हुआ, और लगभग आपका बजट वाला जो चैप्टर है वो अब लगभग फिनिश होता जा रहा है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखा देंगे, जैसे जेंडर बेस बजट होता है, जीरो बेस बजट होता है, जर्नल बजट होता है। ये कुछ नाम्स हैं, इसको मैं बता देता हूँ ताकि आपका कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। अब भाई ये 5-6 वीडियो आप लोग बहुत बड़ी बड़ी भी नहीं है, और सीरियस होकर सीरियल से देख लो और एक नोट पॉइंट बनाते चलो, क्योंकि खुद का नोट नहीं बनाओगे तब तक चीज़ें बेटा समझ में नहीं आएंगी। ये बात याद रखना आप लोग, ये नहीं बस सुन लिया 5 मिनट 10 मिनट है ना बच्चे, बस चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है, तो फिर ये मत करो। जब सीरियस बैठकर पढ़ो, चाहे 15 मिनट पढ़ो, तो 15 मिनट की चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये आप याद रखो। कोई क्वेश्चन पूछे, टाइप ऑफ डेफिसिट कितने टाइप ऑफ डेफिसिट कितने प्रकार का होता है बच्चे, या टाइप ऑफ डेफिसिट बराबर 3 टाइप्स। कितने टाइप्स बेटा, 3। पहला टोटल डेफिसिट, दूसरा फिस्कल डेफिसिट, तीसरा प्राइमरी डेफिसिट बच्चे। ठीक है, इतनी बात बताओ, समझ में आ गई? जल्दी जल्दी बताओ बच्चे। अगला हेडिंग होगा आपका बच्चे, अगला हेडिंग होगा जर्नल बजट। नोट पॉइंट करके कर लो, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। इसी को कहते हैं पारंपरिक बजट, ट्रेडिशनल बजट। क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल बजट कहते हैं, परंपराओं से जुड़ा होता है। इसे जर्नल बजट के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर बच्चे सामान्य आय का, सामान्य आय व्यय का लेखा जोखा होता है। बस इतना याद रखो, साधारण बजट को ही हम ट्रेडिशनल बजट के नाम से जानते हैं बच्चे। ठीक है, ट्रेडिशनल बजट के नाम से जानते हैं। दूसरा होता है बच्चे, इसी में नोट पॉइंट में ही करते रहना, परफॉर्मेंस बजट। एक होता है बच्चे परफॉर्मेंस बजट।
निष्पादन बजट। परफॉर्मेंस से ही आपको शब्द से ही समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है बच्चे, तो कार्य पूर्ति बजट भी इसे कहते हैं। कार्य पूर्ति बजट भी इसे कहते हैं बच्चे, कार्य पूर्ति बजट भी इसे कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, रिजल्ट को निर्धारित किया जाता है, या रिजल्ट को निर्धारित करके, रिजल्ट को निर्धारित करके या रिजल्ट को ध्यान में रखकर, इसको इस तरह से लिख दो बच्चे, रिजल्ट को ध्यान में रखकर इसको तैयार किया जाता है। ध्यान में रखकर इसको तैयार किया जाता है। किसको बच्चे, रिजल्ट को। परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल है कि मैं तुम्हें कह दूं आपकी परफॉर्मेंस पर आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है बच्चे, मेरे पढ़ाने से नहीं होगा, आपके पढ़ने से आपका रिजल्ट आएगा बच्चे। ठीक है, मैं तो पढ़ा देता ही हूं बच्चे, अब आप पढ़ ही नहीं रहे हो तो फिर रिजल्ट कैसे आ सकता है सर? तो आपको परफॉर्मेंस देनी होगी। रोहित शर्मा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तभी तो उन्हें बैक टू बैक मैच में खिलाया जाता था। सचिन तेंदुलकर बच्चे, रोनाल्डो है ना, रोनाल्डियो, अबे लियोन मेसी बच्चे, ये सारे ऐसे लोग हैं जो उनका कैरियर उनकी किस पर डिपेंड कर रहा है। तो आपका कैरियर भी तो आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे बजट बच्चे जब रिजल्ट को ध्यान में रखकर, यानी किया ही जाना चाहिए। तो आपको पता है सर कि कभी कभी चीजें पूरी नहीं हो पाती हैं बेटा। ठीक है, तो बच्चे जो मैंने आपको पहला बताया बच्चे, जर्नल बजट, उसे ट्रेडिशनल बजट भी कहते हैं, और दूसरा मैंने परफॉर्मेंस बजट बनाया, कार्यपूर्ति बजट भी कहते हैं। और रिजल्ट को ध्यान में रखकर इसको क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है बच्चे। एक लास्ट पॉइंट लिख लेना, इससे सबसे पहले प्रयोग में लिया बच्चे, परफॉर्मेंस बजट को सबसे पहले प्रयोग किया था अमेरिका ने। परफॉर्मेंस बजट को यहां पर लिख लो एक पॉइंट, हूवर आयोग, एक बच्चे कमीशन थी जिसका नाम था हूवर आयोग। हूवर आयोग की सिफारिश पर इसका सर्वप्रथम प्रयोग या सर्वप्रथम निर्माण कहां किया गया, तो आप रिजल्ट लगाना सर, यूएसए में किया गया। कौन से बजट को, परफॉर्मेंस बजट को सबसे पहले कहां प्रयोग में लाया गया, यूएसए में लाया गया। कौन सी आयोग की सिफारिश पर, तो आपको भी पता होना चाहिए बच्चे, हूवर आयोग की सिफारिश पर। अगर परफॉर्मेंस बजट की बात किया जाए भारत में, तो भारत में तो ये आ गया 1968 में ही, लेकिन बच्चे पेश किया गया पहली बार परफॉर्मेंस बजट इंडिया में 2005 में। और किसने पेश किया, तो आपको भी पता है, पी चिदम्बरम। किसने पेश किया, पी चिदम्बरम ने पेश किया था बच्चे। कौन से सन में, 2000। आ कब गया, 1968 में। और इसका सर्वप्रथम प्रयोग कहां हुआ, यूएसए में। और किस आयोग की सिफारिश पर, तो आपका रिजल्ट होगा सर हूवर आयोग की सिफारिश पर। कौन सा बजट, परफॉर्मेंस बजट, और इसी को कहा जाता है कार्यपूर्ति बजट भी कहा जाता है। कौन सी पूर्ति बजट, कार्यपूर्ति बजट। और इसमें बच्चे हम रिजल्ट को ध्यान में रखकर इसको तैयार करते हैं। हम किसको ध्यान में रखकर, रिजल्ट को ध्यान में रखकर तैयार करते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। हूवर आयोग याद रखिएगा, सर्वप्रथम अमेरिका में, भारत में तो आ गया लेकिन कभी पेश नहीं किया गया, लेकिन इसे एक बार प्रयोग में लाया गया 2005 में। और आपको पता है सबसे ज्यादा बजट बच्चे मोरारजी देसाई ने पेश किया 10 टाइम। और आपको पता है सेकंड सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले जो हैं ये बच्चे पी चिदम्बरम साहब हैं। इन्होंने 8 टाइम बजट को पेश किया है। कितने बार, 8 बार बजट को पेश किया है। अगला हेडिंग होगा आउटकम बजट। ये तो परफॉर्मेंस बजट भी हो गया आपका। अगला तीसरा इसी नोट पॉइंट में, आउटकम बजट जो है बच्चे, आउटकम बजट है, इसको लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है जिसमें प्राप्त करना आवश्यक होता है। आउटकम बजट, आउटकम
बजट बच्चे, है ना। तो इसको डायरेक्ट लिखो सर जी, 2005 में भारत में पेश हुआ और पी चिदम्बरम ने इसको पेश किया था। प्रधानमंत्री कौन थे, तो आपको भी पता है कि उस समय प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार करना, और लक्ष्य को प्राप्त करना आवश्यक होता है। जैसे किसी भी विभाग में 100 करोड़ रुपए बच्चे निर्धारित कर दिया गया कि ये लक्ष्य है कि 100 करोड़ रुपए एक साल में खर्च करके इतना डेवलपमेंट करना है। तो ये बच्चे होता है, लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार करते हैं और लक्ष्य को प्राप्त करना आवश्यक होता है। लक्ष्य को प्राप्त करना क्या होता है, आवश्यक होता है बच्चे। ये भी आपका हुआ। नेक्स्ट है जीरो बेस बजट। नेक्स्ट जो होगा आपका वो होगा जीरो बेस बजट। जीरो बेस बजट, जीरो बेस बजट। श्रेय पीटर ए पायर, ये अमेरिका में। कहां पर बच्चे बजट आया, तो अमेरिका में आया। इसका श्रेय किसे दिया गया, पीटर ए पायर एक व्यक्ति था बच्चे, और ये सबसे पहले जीरो बेस बजटिंग की शुरुआत कहाँ हुई, अमेरिका में हुई बच्चे, 1970 के करीब हुई, 1970। इसे बच्चे सनसेट बजट कहा जाता है। सिविल में आया हुआ क्वेश्चन है, सूर्यास्त बजट, सनसेट बजट कहा जाता है, सनसेट बजट कहा जाता है। ये 1970 में है बच्चे, ठीक है। यानी कि यहां पर कोई भी चीज है और मान लो काम हो गया, तो हर काम का बच्चे जो बेस होता था वो जीरो से हायर लेवल पर जाने का प्रयास किया जाता था कि भाई इस साल हमने 100 करोड़ लगाए और जितना भी विकास हुआ उसको हमने बच्चे, जो भी डेवलपमेंट हमने एक साल में किया, फिर जब एक साल में नया बजट बना तो फिर हमने उसको कहा भाई ये जीरो है, फिर ले जाना है, फिर हमने अगले बजट में उसे जीरो मान लिया, ठीक है। और अगर ये भारत की बात की जाए तो इसका प्रयोग बच्चे देख लेना थोड़ा, ठीक है, सही है। इसका प्रयोग राजस्थान सरकार ने किया था 1995-96 में, और बच्चे सभी विभागों में, सभी विभागों में ये जीरो बजटिंग बच्चे उन्होंने लागू किया था कि सारे विभाग का जो एट द टाइम डेवलपमेंट है वो सब कुछ क्या है, जीरो है। अब इसे हम आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। तो 1995-96 में भारत का पहला राज्य बना था जिसने बच्चे जीरो बेस बजट का क्या किया, निर्माण। श्रेय किसे दिया गया, तो श्रेय दिया गया है बच्चे पीटर ए पायर को। कहां के, अमेरिका। और अमेरिका में इस बजट की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी बच्चे। एक लास्ट और बच रहा है जेंडर बेस बजट। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बच्चे जेंडर बजटिंग की भी शुरुआत की गई, और इसका श्रेय ऑस्ट्रेलिया को दिया जाता है बच्चे। किसको दिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया को दिया जाता है। तो लिख लो जल्दी से बच्चे, जेंडर बेस बजट। जेंडर बेस बजट बच्चे है ना, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए था। सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, महिला सशक्तिकरण को क्या देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। ये आपका बजट सिस्टम समाप्त हुआ बच्चे। सारे बजट मैंने बता दिए। फिर से नोट पॉइंट डालेंगे सारे बच्चे, फिर से नोट पॉइंट डालेंगे।
फिर से नोट पॉइंट डालेंगे। अखवर्त समिति 1924 रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था, सिफारिश की थी इन्होंने। तो ये याद रखिएगा, अकवर्थ समिति किससे जुड़ी है? तो रेलवे बजट से। और देख लेना 2016-17 में फिर से दोनों बजट को एक कर दिया गया, दोनों बजट को फिर से क्या कर दिया गया? एक कर दिया गया। बस आप ये याद रखिएगा, रेलवे के एग्जाम में कई बार एग्जाम क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ है कि अकवर्थ समिति किससे संबंधित है, तो आपका रिजल्ट होगा सर ये वो समिति है 1924 की, इसी की सिफारिश पर आम बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया था। और अगर पूछा जाए कि बच्चे अंतिम रेलवे बजट किसने पेश किया था, तो वित्त आपके रेलवे मंत्री थे सुरेश प्रभु। और दोनों बजट फिर से एक होने के बाद पहला बजट किसने पेश किया था, तो नाम होगा, यानी कि 2016-17 का जो बच्चे आम बजट में रेलवे बजट को मिक्स कर दिया गया, तो पहला बजट किसने पेश किया था, तो आपका रिजल्ट होगा बच्चे, आपके बच्चे पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली, पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली बच्चे, ठीक है, पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक होने के बाद बजट पेश किया था। अगला होगा बच्चे, 3 ऐसे वित्त मंत्री थे जिन्होंने बच्चे पद पर रहते हुए भी बजट पेश नहीं कर पाए। अब बच्चे 10 बार तो बजट पेश किया, आपको पता है, मोरारजी देसाई, 8 बार पी चिदम्बरम, ठीक है, नोट, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, केसी नियोगी, और हेमवंती नंद बहुगुणा। ये 3 ऐसे वित्त मंत्री हैं बच्चे जो वित्त मंत्री रहते हुए भी क्या नहीं पेश कर पाए, बजट नहीं पेश कर पाए। हेमवंती बहुगुणा, केसी नियोगी और डॉक्टर मनमोहन सिंह, आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी हैं, और इन्होंने 1991 में एलपीजी योजना दी थी, मैंने बच्चे बताएंगे इसके बारे में। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारवादी, निजीकरण और वैश्वीकरण। एलपीजी योजना या एलपीजी का पिता किसे कहा जाता है, एक लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी होती है, वो मत समझ लेना। यहाँ पर 1991 में बच्चे एलपीजी का जन्म हुआ था, जिसमें लिबरलाइजेशन यानी कि उदारवादी, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण की बच्चे जब शुरुआत की थी किसने, मनमोहन सिंह ने। केसी नियोगी भी बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हैं, इन्हीं के सिफारिश पर प्लानिंग कमीशन बच्चे यानी योजना आयोग बनी थी। अब योजना आयोग बंद हो गई और आपको पता है इसके बच्चे स्थान पर किसने ले लिया ना, नीति आयोग ने ले लिया। और एक अभी भी है एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद बच्चे, यानी कि बच्चे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये दोनों संगठन जो हैं ये संवैधानिक नहीं है, सांविधिक है, कानूनी मान्यता इन्हें प्राप्त है, लेकिन संविधान में इनके लिए आर्टिकल का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये दोनों आयोग, ये 1950 में, ये 1952 में बना, और इन दोनों का गठन किसकी सिफारिश पर, केसी नियोगी। और ये जब भारत के वित्त मंत्री बने तो इन्होंने बजट कोई पेश नहीं किया था, बच्चे। क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 10 बार बजट। हाँ, अगर बच्चे ऐसे पूछा जाए कि वह भारत की कौन सी महिला वित्त मंत्री हैं, तो ऐसे डायरेक्ट कह दिया जाए बच्चे, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री का नाम निर्मला सीतारमण।
क्लियर। अगर ऐसे पूछा जाए वह कौन सी महिला है जो प्रधानमंत्री रहते हुए भी बच्चे वित्त मंत्रालय का विभाग अपने पास या वित्त मंत्रालय को अपने पास रखा, तो उनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी। बच्चे प्रधानमंत्री रहते वक्त उन्होंने फाइनेंस बच्चे मिनिस्ट्री को अपने पास रखा था। तो अगर कैबिनेट की बात किया जाएगा तब तो निर्मला सीतारमण फर्स्ट महिला, क्लियर। और अगर ऐसे पूछ लिया जाएगा कि प्रधानमंत्री रहते वक्त, तो आप श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम लगाएंगे बच्ची, वो भी तो महिला ही थी, ठीक है। अगला पॉइंट होगा बच्चे, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा सीडी देशमुख। क्या नाम था? सीडी देशमुख। अंग्रेजी भाषी होते हुए भी इन्होंने बजट हिंदी में प्रारंभ करवाया था। 1955-56 का जो बजट था 1955-56 का। और आपको पता है कि सीडी देशमुख जो थे बच्चे, ये आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर भी थे। अब जो सीडी देशमुख थे सर, इन्हीं के, क्योंकि ये अंग्रेजी भाषी क्षेत्र से थे और बजट अभी तक सिर्फ किस में छपता था? इंग्लिश में। यहीं पर बजट बच्चे देवनागरी लिपि में, यानी कि बच्चे कह सकते हो डुअल लैंग्वेज में शुरू हुआ। यहाँ पर इंग्लिश और प्लस हिंदी में, दोनों में बजट का प्रावधान कर दिया गया 1955-56। किसके कार्यकाल में बच्चे? सीडी देशमुख के कार्यकाल में, सीडी देशमुख के कार्यकाल में, ठीक है बच्चे। ये भी आपका हुआ। अब एक छोटा सा क्वेश्चन बता देते हैं, नोट में ही रखिएगा। सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन लास्ट टॉपिक है ये, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, टैक्सेशन बच्चे पहला जो होता है वो बच्चे, पहला जो टैक्स होता है लगाने का जो तरीका होता है, कह सकते हो टैक्स लगाने का, कर लगाने का तरीका, कर लगाने का। अब एक होता है बच्चे अनुपातिक, एक होता है प्रतिगामी और एक होता है बच्चे प्रगामी। तो प्रगामी का जो होता है प्रोग्रेसिव, ठीक है। आय बढ़ रही है, उत्पादन भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो आय बढ़ रही है, उत्पादन बढ़ रहा है, इस पर जो कर होगा वो क्या कहलाएगा? प्रगामी कर कहलाएगा बच्चे, प्रोग्रेसिव कर कहलाएगा। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है, टैक्स भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे आपका प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वैसे वैसे टैक्स भी यानी कर भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो आयकर होता है। मैंने कहा था कि आयकर बच्चे चलायमान भी होता है, चलायमान भी होता है और व्यक्तियों पर अधिरोपित किया जाता है। इसी को हम प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं बच्चे, प्रगामी कर कहते हैं। जैसे जैसे भैया ये बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा, गिर जाएगा, ये गिर जाएगा बच्चे, क्लियर। इसीलिए इसे चलायमान भी कहते हैं बेटा, क्लियर हो जाएगा। यानी बढ़ती हुई इनकम कामा बढ़ती हुई प्रोडक्ट बच्चे या बढ़ते हुए प्रोडक्शन पर लागू किया जाता है, उत्पादन पर लागू किया जाता है। आय बढ़ रही है, आयकर भी बढ़ गया, आय गिर रही है, आयकर भी गिर गया बच्चे, क्लियर हो जाएगा। दूसरा जो कर होता है बच्चे होता है वो प्रतिगामी होता है, रीग्रेसिव होता है, रीग्रेसिव टैक्स होता है बच्चे, प्रतिगामी। क्या होता है बच्चे? प्रतिगामी होता है, प्रतिगामी होता है, क्लियर हो जाएगा। इसका कोई भी एग्जाम्पल नहीं है बच्चे, इसका जो है कोई भी एग्जाम्पल नहीं। यहां पर भी आय बढ़ रही हो और उत्पादन भी बढ़ रहा हो और फिर बच्चे टैक्स क्या हो जाए? कम हो जाए, कर कम। वहां पर देखो सर, जो रिग्रेसिव था, ठीक है, ये रिग्रेसिव था, जो प्रोग्रेसिव था बेटा, उसमें आय बढ़ने के साथ साथ बच्चे टैक्स भी बढ़ रहा था। लेकिन वहां पर देखो सर, आय बढ़ रहा था तो टैक्स बढ़ रहा था, यहां पर आय भी बढ़ रही है, उत्पादन भी है, लेकिन टैक्स यहां पर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। एट द टाइम भारत देश में ऐसा कोई टैक्स नहीं है। लेकिन बच्चे अभी कुछ दिन पहले हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने लघु उद्योगों को यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए बच्चे कुछ टैक्सेस कम कर दिया था। उन्होंने कहा था लघु उद्योगों से, भारतीय सरकार ने, कि आपकी
आय भी बढ़ेगी, और कितना भी प्रोडक्शन आप बढ़ा लो, जितना भी बढ़ाते चले जाओगे, उस पर हम कुछ दिन तक टैक्स में आपको छूट दे देंगे, टैक्स को क्या कर देंगे, घटा देंगे। और उस टैक्स को हम लोग कहते थे उत्पादन शुल्क, यानी कि एक्साइज ड्यूटी। तो लिख दो यहां पर, सरकार ने बीच में लघु उद्योगों को, यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज को, लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एक्साइज ड्यूटी, उत्पादन शुल्क कम कर दिया था। यानी कि आप कितना भी प्रोडक्शन जितना प्रोडक्शन आप बढ़ाते चले जाओगे, मैं एक्साइज ड्यूटी को उतना ही क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। एट द टाइम नहीं है सर, कुछ समय के लिए, ताकि ये लोग भी उठ खड़े हों बच्चे, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज के लोग थे, क्योंकि अभी ये उतने सिस्टमैटिक वे में तो बच्चे डेवलप हुए नहीं थे। अब इनका उत्पादन आय बढ़ेगा तो बच्चे, आपको भी पता, प्रोग्रेसिव टैक्स आ जाएगा, तो ज्यादा भार आ जाता था बच्चे। तो इनको मजबूत करने के लिए गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी को कुछ दिन के लिए कम कर दिया था। तो जब कम किया था तब के लिए ये एग्जाम्पल था, हालांकि ऐसा प्रावधान है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। एक होता है प्रोपोर्शनल बच्चे, अनुपातिक, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे आपके आय और उत्पादन से। प्रोपोर्शनल टैक्स लास्ट बच रहा है, बस लास्ट में है बच्चे आपका प्रोपोर्शनल। अनुपातिक, अब यहां आय से और उत्पादन से कोई लेना देना नहीं है, जितना लग गया उसी को मानना आपको अनिवार्य होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे जीएसटी, अब जीएसटी अगर कितने परसेंट है, 5% है बेटा, या जीएसटी से संबंधित कोई वस्तु है और उस पर टैक्स कितना परसेंट लगा है, 5%, चाहे इसको कोई बड़ा आदमी खरीदे और चाहे इसको कोई गरीब आदमी खरीदे, दोनों पर जीएसटी जो होगी वो एक समान होगी, यानी टोटल कितने परसेंट लगेगी। मुकेश अंबानी भी कोई प्रोडक्ट खरीदे, अगर वो प्रोडक्ट 5% जीएसटी में आता है तो उनको भी उतना देना होगा, और अगर हम आप खरीदते हैं कोई वस्तु और उस पर जीएसटी 5% है तो आप हमको भी कितना परसेंट देना होगा, 5%। अब ध्यान से सुनना, इनकम टैक्स क्या है, तो आप बोलोगे सर ये प्रोग्रेसिव टैक्स से आता है, क्लियर हो जाएगा। मैंने कहा एक्साइज ड्यूटी को अगर गवर्नमेंट कम कर दे लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, तो बच्चे जैसे आय भी वहां बढ़ रही है, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, और अगर बच्चे एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया जाए आय बढ़ने के साथ, प्रोडक्शन बढ़ने के साथ, तब उसे रिग्रेसिव टैक्स कहेंगे। और अगर फिक्स है, चाहे वो बड़ा आदमी खरीदे चाहे छोटा आदमी खरीदे, तो इसमें हम कह सकते हैं प्रोपोर्शनल बच्चे जो कर लगाने का तरीका है, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन में है, तो यहां पर आपका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा जीएसटी। जितने परसेंट में गुड्स है उतने में भी आपको देना होगा, चाहे आप छोटे आदमी हो भैया, चाहे आप क्या हो, बहुत बड़े आदमी हो, ठीक है। ये आपका बजट चैप्टर था बच्चे, जो आज फिनिश हो गया, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस करा देंगे तो फिर आपकी चीजें दूर हो जाएंगी। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, और भारत देश के हर एग्जाम में लगभग कहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं, बेहतरीन होगा, और सबसे टफ टॉपिक होगा जिसका नाम होगा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति। मुद्रा का मतलब मनी और स्फीति का मतलब ज्यादा, और जब कोई चीज ज्यादा होती है तो एक नाम होगा लिक्विडिटी, तरलता, और एक होगा लिक्विड।
और लिक्विड यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे किसके लिए, वस्तु के लिए। और वस्तु अगर ज़्यादा है तो मार्केट में वस्तु लिक्विड ज़्यादा है, और अगर मुद्रा ज़्यादा है, मनी ज़्यादा है, तो लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा हैं, यानी अगर तरलता ज़्यादा है तो पक्का है बच्चे मुद्रास्फीति होगी, यानी बाजार में बहुत लार्ज मात्रा में क्या होगा, पैसा। और आपको भी पता है पैसा ज़्यादा हो जाता है, और अगर उसकी अपेक्षा लिक्विड मार्केट में कम है, वस्तु कम है, तो डन है सर, आप एक चीज का सामना करोगे, महंगाई। किसका सामना करोगे, महंगाई। तो चलो बच्चे, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है। और उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे होंगे, ठीक है। चलो, और बच्चे पूरी प्रीवियस वीडियो देखिए एक बार, तभी चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए बच्चे, आज के लिए इतना ही है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर बच्चे। सारे बच्चे सेल्फ केयर करो अपनी, और पढ़ाई करते रहो। अक्टूबर में जो भी नवंबर में पेपर लगा है वो अब होगा बच्चे, पेपर टलने वाले नहीं है। तो चलो बाय बाय, टेक केयर।